हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारे एमसीक्यू सीरीज़ की 4th वीडियो है। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस वीडियो से आपकी रिवीजन के तो होगी ही, साथ में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच जाए। चलो डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 8 क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब है भूकंप, ठीक है, भूकंप। अब देखो, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना हो उसमें हमें देखना है कि करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, आंसर आते हुए भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पूछा है इनकरेक्ट, कि क्या गलत है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आप सभी से ये है, क्वेश्चन पढ़ो और सबसे पहले उस पर गोला लगा लो, सर्कल कर लो कि करेक्ट पूछा है फिर इनकरेक्ट पूछा है। चलिए, अब पहला ऑप्शन है अर्थक्वेक अकर व्हेन 2 ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ स्लिप पास्ट ईच अदर अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। ऑप्शन सेकंड है पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस वेयर एन अर्थक्वेक बिगिंस नोन एज एपिसेंटर। अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। हाँ, आप इन सभी जो भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ, 8 क्वेश्चंस को पहले पॉज करो, उनको आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही आंसर देखना। और कॉपी पेन लेके बैठिए। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, प्लीज़ इसको नोट कर लेना। चलो, इसका आंसर है, इसमें पूछा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है ये वाला, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं ये कैसे, कि ऑप्शन बी गलत क्यों है। ये देखिए, अब ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है अर्थ के इंटीरियर में जब अर्थक्वेक बिगिंस होता है, मतलब कि जब अर्थक्वेक अर्थ के अंदर चालू होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ना कि एपीसेंटर। यहाँ पे बोला गया है एपीसेंटर, ये बिल्कुल गलत है। अगर इसकी जगह फोकस होता तो हमारा आंसर सही होता। और इस फोकस से एकदम ऊपर, मतलब कि परपेंडिकुलर पर, अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, अर्थ की ज़मीन पर जो पॉइंट या फिर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। अब जैसे कि आपने देखा हो अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया, या फिर दिल्ली में कुछ दिनों पहले अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो हम सभी को जानने की बहुत उत्सुकता थी कि इसका एपी सेंटर क्या है, ठीक है। तो इसका एपी सेंटर क्या है, तो एपी सेंटर का मतलब हो गया कि जो अर्थ के सरफेस पे फील होने वाला भूकंप। ये आप बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो हमने देख लिया यहाँ पे फोकस आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही क्यों है। ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि अर्थक्वेक अकर व्हेन 2 ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ स्लिप्स। ये देखिए, अब अर्थक्वेक जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के इंट्रैक्शन की वजह से आता है। और टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो 3 तरीके से इंट्रैक्ट करती हैं। एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ में, दूसरा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ में, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ में। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ का मतलब ये हुआ कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास में आ रही है तो उसमें भूकंप आएगा। अब आप ये रखो कि अगर आपने 2 अपने हाथों में मुट्ठी बनाई है और उनको आपने धक्का देना स्टार्ट करा ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पर आपके जो हाथों की उंगलियाँ वो अटक गई हैं, तो वहाँ से अर्थक्वेक आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे इंट्रैक्शन हो गया कि इसको भी इसके अंदर घुसना है, इसको भी इसके अंदर घुसना है, तो यहाँ पे जो बीच में जो पॉइंट है, यहाँ पे हलचल होएगी और भूकंप आ जाएगा। तीसरी बात है दूसरा है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है कि एक प्लेट इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन की जाने की वजह से भी भूकंप आता है कि यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल होएगी, तो यहाँ भूकंप आ गया। तीसरा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हो गया कि देखो, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक प्लेट यहाँ जा रही है, दूसरी प्लेट इस साइड जा रही है, तो ये दोनों रगड़ रहे हैं आपस में। जो इसे रगड़ने की वजह से जो इस एरिया में घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने स्लिप की बात कर ली, लेकिन अगर आपको इसकी जगह क्वेश्चन में कन्वर्जेंट दे दिया जाए या फिर डाइवर्जेंट दे दिया जाए तो ये भी ऑप्शन सही होगा और ये भी ऑप्शन सही होगा। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि अर्थक्वेक जो होता है वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ की वजह से आता है। दूसरा हमने सीखा कि यहाँ पे जो अर्थ सरफेस के नीचे जब अर्थक्वेक, मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में जब अर्थक्वेक चालू होता है, बिगिन होता है, डेवलप होता है, तो उसको एपीसेंटर नहीं बोलते, हम लोग उसको फोकस बोलते हैं। अब तीसरा यहाँ पे कि अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करते हैं। ये तो बस आपको याद करने की चीज़ है कि अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिलेटेड टू SDG, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब कि सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, अब ऑप्शन ए है देयर आर टोटल 17 SDG विद स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव बाय 2030। SDGs आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सी ऑप्शन है SDG 17, यहाँ पे बात हो रही है 17th, मतलब कि 70वां SDG की बात हो रही है, क्योंकि SDG 1 हमने सुना है, 2, 3, 4, 5 करते करते इसमें 17 गोल हैं सस्टेन डेवलपमेंट गोल के लिए। तो यहाँ पे SDG 17 emphasizes the importance of partnership and collaboration to achieve the other SDG। 70वां SDG ये एम्फेसाइज करता है कि पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम SDG अचीव कर पाएँ। इसका आंसर है डी, मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे सही हैं। ठीक है, क्यों सही है देखिए, 17 हमें सबको पता है कि SDG हम लोग को 2030 तक अचीव करना है, पूरे वर्ल्ड को अचीव करना है, और इसमें 17 ही गोल दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है SDG आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल ये मतलब टू ऑल द कंट्रीज़, इसका मतलब ये है कि सबके लिए, चाहे वो कंट्री गरीब हो, अंडर डेवलप हो, डेवलपिंग हो, उस कंट्री के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि कंट्री गरीब है तो हम उसको छूट देंगे, चलो ठीक है आप गरीब हो तो आपको SDG की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत करो, आप अपने देश में भुखमरी मचाओ, एजुकेशन मत दो, पॉवर्टी फैलाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक गोल है, लक्ष्य है, जो कि सभी के कोलैबोरेशन से ही अचीव होगा। यही बात 17th गोल ऑफ SDG ये कहता है कि ये जो 16 गोल है ना SDG के, यहाँ देखते हैं, ये देखिए, वो ये बोलता है कि ये वाले 16 गोल 1, 2, 3, 4, यहाँ पे जितने भी 16 गोल बता रखे हैं, 17th ये बोलता है ये सब हम अचीव तब कर पाएंगे जब हम सब लोग एक साथ आएंगे और कोलैबोरेशन करेंगे। बस 17th यही कहता है, और हमारा ऑप्शन सी भी यही कह रहा था, इसीलिए यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को ही UPSC या कोई भी स्टेट PCS स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लेगी। ठीक है, तो इसलिए कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए इसको। चलिए जरा इस पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से गोल हैं। SDG 1 बोलता है नो पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी को मिटाओ। दूसरा बोलता है ज़ीरो हंगर, मतलब भुखमरी को मिटाओ। तीसरा बोलता है गुड हेल्थ और वेलबींग, मतलब कि सबकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। चौथा बोलता है क्वालिटी एजुकेशन, कि एजुकेशन तो दो लेकिन कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए, कि अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि बच्चा कुछ अचीव करे, कुछ गेन करे। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी बराबर हैं। छठा बोलता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि सबको साफ़ पानी मिले। 7th बोलता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कि सबके पास क्लीन एनर्जी पहुँचे, जैसे कि बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करें और ऐसी एनर्जी मिले जो कि अफोर्डेबल हो, जो कि हमारी जेब पे भारी ना पड़े। अब 8th बोलता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम लोग को करनी है। 9th में एम्फेसाइज करा गया है कि इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों को। 10th बोलता है रिड्यूस इनक्वालिटी। ये देखिए यहाँ पे 5 और 10th ये दोनों में ही इक्वालिटी की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर जो करी गई है मेल और फीमेल की इक्वालिटी की बात करी गई है, और यहाँ पर 10th में करी गई है कि रिच और पुअर, कि अमीर और गरीब की जो भी गैप है वो हम लोगों को भरना है। ऐसा हमें सब में इक्वालिटी लेकर आनी चाहिए, बराबरी का दर्जा होना चाहिए। 11th बोलता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 12th बोलता है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, आप जो भी कंजप्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी से करो, ऐसा मत करो कि अंधाधुंध प्रोडक्शन कर दो, पोल्यूशन फैला दो। 13th बोलता है क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट एक्शन पे हमें ज़ोर देना है कि हमें क्लाइमेट चेंज से बचना है। 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर, कि आप सब ने सबके बारे में बात कर ली, आपने भुखमरी के बारे में, गरीबी के बारे में, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी के बारे में बात कर ली। और उनकी भी तो देखो जो पानी के नीचे रहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम बना के रखते हैं। अब 15th में है लाइफ ऑन लैंड, मतलब कि लैंड मतलब कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो भी लाइफ है, चाहे वो पेड़ है, चाहे आदमी है, और चाहे वो एनिमल है, चाहे पशु पक्षी जो भी हैं, उनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है।
अब 16 बोलता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की शांति, न्याय सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सब में शांति बना के रखनी है, टेररिज्म को घटाना है। और 17 गोल यही है जो हमारे ऑप्शन में दे रखा था कि इन सभी को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम सब एक साथ आएंगे और कोलैबोरेट करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है व्हाट सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग द दिल्ली समिट ऑफ G20। यहाँ पे बोला है कि दिल्ली समिट आप सबको पता है G20 में हुई थी, G20 दिल्ली में हुई थी। अब से बोला है कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऐसा क्या हुआ है। ऑप्शन ए है एक्सपेंशन ऑफ G20, इंक्लूड EU मतलब यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड कर लिया गया है। ऑप्शन बी एडमिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज अ न्यू G20 मेंबर। Union of South American nation has gained the observer status within the G20. Option D announcement of G20 secretariats relocation to Africa। इसका सही आंसर है बी कि ये बहुत ज़्यादा एक रिमार्केबल थिंग हुई थी कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को एज अ मेंबर बना लिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा क्योंकि G20 हमारे देश में पहली बार हुई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है बेतवा रिवर जॉइन द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोन। इसका सही आंसर है यमुना, क्योंकि जो बेतवा रिवर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। क्या है? यमुना की ट्रिब्यूटरी। चलो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे हम इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ से निकली गंगा, यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्र और यहाँ से निकली यमुना। अब ये ब्रह्मपुत्र है, गंगा है और ये यमुना है और यहाँ से ये हो गया, ये देखो, और ये अब इसको हम यहाँ बना लेते हैं साइड। ये मानो यमुना है तो ये होगी सिंध, इसकी ट्रिब्यूटरी है सिंध। ये है बेतवा और ये है केन और यहाँ से आ रही है चंबल, ठीक है, ये होगी चंबल। तो ये सारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी जो कि यमुना में जाके मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे गंगा यमुना मिलते हैं वो इलाहाबाद है। और रही बात सोन की, सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। यहाँ से अमरकंटक से निकलती है, गंगा में जाके दानापुर में जाके मिल जाती है जो कि पटना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा सॉइल आर फाउंड इन छत्तीसगढ़ प्लेन्स, ट्रांस सरयू प्लेन्स, मालवा प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू। इसका देखिए यहाँ पे पूछा है लावा सॉइल। अब लावा क्या है? ये देखिए जैसे वोल्केनो फूटा, यहाँ से मैग्मा निकला, अब ये यहाँ पर आकर गिरा। तो जब वो वोल्केनो मतलब कि अर्थ के अंदर है तो इस गरम गरम मटेरियल को हम बोलेंगे मैग्मा। लेकिन जैसे ये बाहर आ गया है और नीचे फैलने लग गया है तो हम इसको बोलेंगे लावा, ठीक है। अब जब ये लावा जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब कि सॉलिड बन जाता है, तो उससे निकलती है लावा सॉइल निकलती है, जिसको कि हम आम भाषा में ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, मतलब कि काली मिट्टी बोलते हैं। जो कि ब्लैक सॉइल किसके लिए यूज़ होती है? जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन होता है, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन मतलब हो गया, मतलब कि रुई मतलब कपास, जैसे कि कपास के कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक सॉइल में। चलिए अब हम वह समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे लावा सॉइल फाउंड इन, इसका आंसर है मालवा प्लेट्यू। ये देखिए ये हो गया हमारा इंडिया। अब इंडिया है यहाँ पे और ये देखिए इस एरिया में इसको बोलते हैं हम दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये हो गया दक्कन प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये दक्कन प्लेट्यू में मालवा प्लेट्यू है, ये देखिए ये वाला। तो इसका आंसर है लावा सॉइल आर फाउंड इन मालवा प्लेट्यू, ठीक है। और दक्कन प्लेट्यू में लावा सॉइल पाई जाती है और ये मालवा प्लेट्यू यहाँ पर है दक्कन प्लेट्यू में। उसके बाद छत्तीसगढ़ प्लेन, हाँ पहले देखिए यहाँ पे आता है शिलोंग प्लेन, यहाँ पे आता है शिलोंग प्लेन और छत्तीसगढ़ प्लेन यहाँ पर आता है और सरयू हो गया यहाँ पे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। शिलोंग यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की साइड में हो गया, या छत्तीसगढ़ में हो गया और ये सरयू हो गया। अब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है कि दक्कन प्लेट्यू लावा सॉइल से बना है और मालवा प्लेट्यू भी इसी का हिस्सा है एक। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर है 6।
विच वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट, फ्लैग, कैपिटल, सॉवर्निटी या हेड ऑफ द स्टेट। अब देखिए इसमें पूछा है मोस्ट प्रोमिनेंट, तो इसका आंसर है सॉवर्निटी। सॉवर्निटी का इसका आंसर है। अब जैसे कि स्टेट क्या होता है, अब स्टेट के लिए किसी भी रीजन को स्टेट बनने के लिए ज़रूरत होती है लोगों की, इसमें 4 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। पीपल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और उनके सॉवर्निटी की ज़रूरत है, और एक टेरिटरी की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे कि लोग हुए, यहाँ पे लोग हुए, अब उन लोगों ने अपनी टेरिटरी बना ली, टेरिटरी बना के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, फिर गवर्नमेंट बना के वो सॉवरन हो गया, मतलब कि अपना खुद का राज है, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है। सॉवरिटी का मतलब ये हो गया कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, 1947 से पहले हमारी इंडिया के पास लोग थे, पीपल थे, ठीक है, टेरिटरी थी, ठीक है, टेरिटरी थी, और उनके पास गवर्नमेंट थी, और लेकिन उनके पास सॉवरेनिटी नहीं थी। सॉवरेनिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारी इंडिया के ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल था, मतलब कि अंग्रेज़ों का राज था। जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था तो हमें कौन कंट्रोल कर रहा था? अंग्रेज़ कंट्रोल कर रहे थे, हम अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे। इसीलिए इंडिया के पास टेरिटरी, पीपल और गवर्नमेंट, टेरिटरी था, गवर्नमेंट था, और पीपल थे, गवर्नमेंट थे और टेरिटरी थी, 3 एलिमेंट थे, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं थी। इसलिए 1947 से पहले इंडिया स्टेट नहीं था। इंडिया स्टेट बना 1947 में। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज़ एब्सेंस ऑफ, कि सोसाइटी में इक्वालिटी कब आती है? जब किस चीज़ की कमी हो? ऑप्शन ए है प्रिविलेज, बी है रेस्ट्रेन, सी है कंपटीशन, डी है आइडियोलॉजी। तो इसका सही आंसर है प्रिविलेज। अब ये प्रिविलेज क्यों है? ये देखिए, इक्वलिटी का मतलब क्या है? समानता का व्यवहार, समानता, समानता। जब प्रिविलेज नहीं होगी मतलब सभी समान होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को आपने प्रिविलेज दे दी और इस वाले को आपने नहीं दी, तो ये तो समानता नहीं हुई ना। तो मतलब इसका मतलब हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इसको आपने दे दी सुविधा, ठीक है, आपने इसको सुविधा दे दी लेकिन इसको आपने नहीं दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? इक्वलिटी नहीं है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो इक्वलिटी इन दोनों में नहीं आएगी। तो इसलिए किसी भी सोसाइटी में प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, प्रिविलेज का एलिमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी अच्छी सोसाइटी में। चलिए अब बात रही रेस्ट्रेन की। रेस्ट्रेन तो मतलब ये है कि अगर रेस्ट्रेन मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, नहीं होंगे सोसाइटी में तो एक केओस फैल जाएगा, ठीक है, हफड़ा तफड़ी फैल जाएगी, कोई बोलेगा मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ मैं हूँ। तो इसके लिए हमारा आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमें हक भी देते हैं, साथ में आर्टिकल 19 हमें कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो गए। अब जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं हमारे देश में वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, लड़का है, लड़की है, अमीर है, गरीब है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होना किसी भी सोसाइटी में इक्वालिटी फैलाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो सबके लिए समान है, किसी के लिए नहीं कि आपके रेस्ट्रिक्शन है मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इक्वालिटी ही फैलती है रेस्ट्रिक्शन से। तो ये आंसर हमारा सही, ये आंसर मतलब होना चाहिए किसी भी सोसाइटी में रेस्ट्रिक्शंस का होना ज़रूरी है। अब है कंपटीशन। अब कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी में क्योंकि कंपटीशन से डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन नहीं होगा तो कैपिटलिज्म बढ़ जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। चलो अब है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब है विचारधारा, विचारधारा। विचारधारा क्यों इम्पॉर्टेंट है? विचारधारा से सोसाइटी में रिवॉल्यूशन आता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन आता है, लोगों की सोच बढ़ती है, ऑटोक्रेसी ख़त्म होती है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, सबको समान व्यवहार, समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करे हैं इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे ज़रूर। चलिए आ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर इंक्लूडेड इन 2020 में, कि 2028 के लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें कौन सी गेमों को इंक्लूड करा गया है। ऑप्शन ए है बेसबॉल क्रिकेट, ऑप्शन बी स्क्वैश लैक्रोस, ऑप्शन सी फ्लैग फुटबॉल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव।
इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 2028 के ओलंपिक गेम्स में 5 गेम्स को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है याद करने वाला है, बेसबॉल, क्रिकेट, स्क्वैश, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल। चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं कि 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो पेरिस में होंगे। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। 2028 के तो हमने ऊपर देख ही लिया, लॉस एंजलिस में है। 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, और 2036 के वो होंगे इंडिया में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा, क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे, ये देखिए ये पिक्चर है, यहाँ पर आप ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये है बेसबॉल, फुटबॉल थोड़ा दिख नहीं रहा है। ठीक है, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश एंड क्रिकेट। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है। चलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, हम लोगों ने अपने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। ठीक है, खूब और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखते रहिए। चलिए अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से किसी में भी डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।